विकर ने कैमस मॉर्ग को गले लगाया और कुछ ही देर बाद दानव ने उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया और कहा कि वह उससे मिलकर बहुत खुश है। विकर को देखकर सायरे कुछ हैरान हुई। उसने बताया कि उसने अपने रूममेट से उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। हमारे लड़के की आंखें क्रोध से चमकने लगीं और उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। कांटों ने विकर के शरीर को छेद दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह शांत रहा और उसने पूछा कि उसने कैमस मॉर्ग के साथ क्या किया है। सायरे का ध्यान विकर पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें घृणा से चमकने लगीं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या विकर कैमस मॉर्ग के बारे में चिंतित है। सायरे के माथे पर जो आंख थी, उससे कैमस मॉर्ग उसके शरीर के अंदर फंसा हुआ दिखाई देने लगा। दानव की आंखें बुराई और मुस्कान से फैल गईं। उसने बताया कि कैमस मॉर्ग उसके अंदर गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि उसे एक दिन के लिए उसके शरीर पर कब्जा करने का अधिकार था। उसने हमारे लड़के का मजाक उड़ाया और पूछा कि उसे कब तक गले लगाए रखना चाहिए। शेयर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही कई कंकाल भाले लेकर उनके ऊपर दिखाई दिए, जो हमला करने के लिए तैयार थे। विकर ने अपना सिर उठाया और अपना ध्यान उन पर केंद्रित किया, यह देखकर कि कंकाल हमला करने के लिए तैयार थे। वह खुद को सतर्क होने से नहीं रोक सका। कंकालों ने भालों का इस्तेमाल करते हुए भयंकर हमला किया, लेकिन हमले से ठीक पहले विकर ने कैमस मॉर्ग को गले लगाना बंद कर दिया, कूद गया और उस क्षेत्र से दूर जाकर गिरा, आखिरी सेकंड में हमले को चकमा दे दिया। शेयर खड़ी हो गई और चुपचाप विकर को देखने लगी। जबकि दानव की आंखें चमक रही थीं, उसने कंकालों के शरीर को छुआ, जिससे वे राख में बदल गए। एक राक्षसी मुस्कान के साथ उसने उल्लेख किया कि वे एंड्रोमेलियस के विशेष जाल के अंदर थे। यह महसूस करते हुए कि विकर ही वह व्यक्ति था जिसने उसके साथी को मारा था, वह विश्वास नहीं कर सकी कि जिस आदमी को कैमस ढूंढ रहा था, वह वही दानव शिकारी था। वह अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को छूने लगी, आसमान की ओर देखने लगी और उसकी आंखें भ्रम में बड़ी हो गईं। उसके लिए यह अजीब था, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो उन 10 कुलीन लाशों के बारे में इतना कुछ जानता हो। शेयर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हमारे लड़के की ओर चलना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि उसके पास एक आत्मा थी जिसे वह अपनी राक्षसी आंखों से भी नहीं खोज पाई थी। उसे नहीं पता था कि विकर वास्तव में इस दुनिया से है या नहीं। विकर, जिसने अपना हाथ जमीन पर टिका रखा था, चुपचाप उसे देखने लगा और एक भी शब्द नहीं बोला। विकर की चुप्पी को देखते ही शेयर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके अनुसार वह एक ठंडा आदमी था, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह उसे कैमस मॉर्ग की दयनीय कहानियां सुनाएगी तो वह जवाब देगा। एक पल में विकर के शरीर पर कीलों से बने घाव गायब हो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। विकर क्रोध से भरी निगाहों से राक्षस को घूरने लगा। सेरे ने बताया कि एक आदमी को देखने के लिए कैमस मॉर्ग्यू ने पूर्ण पुनरुत्थान के निषिद्ध मंत्र का प्रयोग किया। उसने बताया कि कैमस मॉर्ग्यू विफल हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप वह अपना शरीर हिलाने में असमर्थ थी। नष्ट हो चुके कमरे में वह कई दिनों तक फर्श पर पड़ी रही। उसने पहले ही सब कुछ आजमा लिया था और अब जीने की इच्छा नहीं थी। राक्षस ने पूछा कि क्या विकर कुछ मजेदार जानना चाहता है। सेरे की आंखें दुष्टता से चमकने लगीं और एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने खुद की ओर इशारा करते हुए बताया कि मरने से ठीक पहले एक राक्षस उसे नई उम्मीद देने के लिए प्रकट हुआ। यह सुनकर विकर की आंखें घृणा और क्रोध से चमकने लगीं। सेरे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अनुबंध बनाने के बाद कैमस मॉर्ग्यू को उसके लिए तरसते हुए सुनना दिल दहला देने वाला था। विकर ने कल्पना करना शुरू कर दिया कि कैमस मॉर्ग्यू अपने घुटनों पर गिर गई है
और उसके सिर पर हाथ रखे हुए है और वह रो रही है। उसे उसे अकेले भेजने का पछतावा हुआ। उसकी आंखें आंसुओं और अपराध बोध से भर गईं, क्योंकि अगर वह बर्बर लोगों द्वारा पकड़ी न गई होती तो यह सब कुछ नहीं होता। वह चाहती थी कि विकर की जगह वह मर जाती। जब उसका शरीर जमीन पर पड़ा था तो वह सोचती रही कि विकर उसे देखने क्यों नहीं आया, अकेले न छोड़े जाने की भीख मांगता रहा। मुस्कुराते हुए राक्षस ने कैमस मॉर्ग की आवाज की नकल करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि उसे उसकी याद आती है। घृणा से भरे हुए विकर ने अपनी तलवार खींची और उस पर झपट्टा मारा, यह देखकर कि वह हमला करने के लिए तैयार था। शेर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठंडी निगाह से विकर ने अपनी तलवार को जोर से घुमाया, लेकिन तलवार उसे नुकसान पहुंचाने से ठीक पहले विकर रुक गया। विकर का ध्यान तलवार पर केंद्रित था और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने महसूस किया कि विकर राक्षसों के साथ किए गए अनुबंधों में अच्छी तरह से वाकिफ था। अगर वह मर गई तो कैमस मॉर्ग भी मर जाएगा। शेर ने जमीन पर मौजूद जादुई घेरे को सक्रिय कर दिया, जिससे एक मरे हुए प्राणी का उदय हुआ, जिसने अपना मुंह खोला और विकर को निगलने के लिए तैयार हो गया। उसे विश्वास था कि विकर उस लड़की को नहीं मार सकता जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मरे हुए प्राणी ने अपना जबड़ा बंद कर लिया, लेकिन विकर ने समय रहते प्रतिक्रिया की और एक छलांग लगाकर हमले को चकमा दिया। फिर वह गुस्से से जमीन की ओर देखने लगा और जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया। हमारा लड़का मरे हुए प्राणी के पास गया और शक्तिशाली वारों की एक श्रृंखला शुरू की, लेकिन उसके आश्चर्य से उसके हमले विफल हो गए। काम नहीं किया। यह देखकर विकर कुछ हद तक उलझन में पड़ गया, जबकि सायरे की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। एक मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या विकर को विश्वास है कि वह जादू का उपयोग करने जा रही है, जो उसे कैमस जादू की तरह काट सकता है, यह बताते हुए कि कोई भी साधारण स्नातक उसकी असली शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मरे हुए ने गति प्राप्त की और अपने जबड़े का उपयोग करके विकर पर जोरदार प्रहार किया। हमला इतना शक्तिशाली था कि हमारा लड़का हिल नहीं सका। मरे हुए ने फायदा उठाया और तेजी से भागने लगा, विकर के शरीर को जमीन पर पटक दिया। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए मरे हुए ने तलवार की मूर्ति के खिलाफ विकर के शरीर को कुचल दिया। हमला इतना शक्तिशाली था कि तलवार की मूर्ति टूट गई और विकर के घावों से फिर से खून निकलने लगा। सायरे ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि उसे बचाने के बजाय वह मरने जा रहा था। विकर, जो घायल था, जमीन की ओर देखने लगा और हिल नहीं पाया। स्पाइडर मैडम के खिलाफ लड़ाई की यादें विकार के दिमाग में आ गईं। भले ही वह एक शक्तिशाली जानवर थी, विकार ने अपनी तलवार खींची और लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैमस मॉर्ग ने उसे बचाने के लिए दानव के साथ एक अनुबंध किया था। उसे एहसास हुआ कि घने जंगल में छिपने से कैमस मॉर्ग का नायक के रूप में भविष्य दानव के ठेकेदार में बदल गया था। वह एक शूरवीर को एक आदमी को मारते हुए कल्पना करने लगा, यह जानते हुए कि एक दानव को मारने के लिए जिसने एक इंसान के साथ अनुबंध किया था, पहले उस इंसान को मारना होगा जिसने अनुबंध किया था। यह कुछ ऐसा था जो वह शुरू से ही जानता था। हमारे लड़के की आंखें गुस्से से चमकने लगीं और उसकी नज़र शेर पर टिक गई। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा था। वह एक दानव के खिलाफ हारना नहीं चाहता था। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, तब शेर की पूंछ विकार के पैर के चारों ओर लिपट गई। विकर हिल नहीं पाया। अपनी दुम का इस्तेमाल करते हुए शेर ने विकर का पैर उठाया और देखा कि वह लड़ते समय बहुत ज्यादा सोच रहा था। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं और एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने अपनी दुम को जोर से हिलाया,
जिससे विकर का शरीर बाहर निकल आया और एक मूर्ति से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मूर्ति में दरारें दिखाई देने लगीं। घायल होने के बावजूद विकर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक तराजू की कल्पना करने लगा। एक तरफ कैमस मॉर्ग्यू था और दूसरी तरफ उसका परिवार और बर्बर लोग। विकर जानता था कि अगर उसने 10 कुलीन लाशों को नहीं मारा तो मानवता पतन के समय का सामना करेगी। यह या तो कैमस मॉर्ग्यू था या पूरी मानवता। विकर के लिए यह स्पष्ट था कि उसे दोनों विकल्पों में से कौन सा चुनना था। कैमस मॉर्ग्यू के जीवन की दुखद यादें विकर के दिमाग में भर गईं, जिससे उसकी आंखें उम्मीद से चमकने लगीं। वह जोर जोर से सांस लेने लगा क्योंकि अगर उम्मीद की एक भी किरण थी तो वह उससे चिपकना चाहता था। शेर एक मरे हुए व्यक्ति की हथेली पर चढ़ गई और विकर के पास पहुंची, जिसने अपना शरीर मूर्ति से टकरा दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 9वीं और 10वीं कुलीन लाशों को एक ऐसे इंसान ने हरा दिया जो इतना भी मजबूत नहीं था। शेर की आंखें दुष्टता से चमकने लगीं। अपने तीखे पंजे का इस्तेमाल करते हुए उसने हमला करने की तैयारी की और पूछा कि क्या विकर को पता है कि राक्षसी क्षेत्र का दरवाजा खोलने में देरी का कारण वह ही है। विकर के पास हमले का जवाब देने की ताकत नहीं थी और वह हिल भी नहीं पा रहा था। शेर ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, जिससे उसका पंजा विकर की छाती में घुस गया, जिससे मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। उस जगह से धुआं निकलने लगा। राक्षस ने अपने पंजे को विकर की छाती में और भी गहराई तक घुसा दिया, जिससे उसका मुंह खुल गया और वह दर्द से चीखने लगा। कांपते हुए शरीर के साथ विकर ने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की। सायरे को यह देखकर गुस्सा आया कि विकर अभी भी कैमस को बचाने के बारे में सोच रहा था, जबकि वह सिर्फ एक तुच्छ स्नातक था जो उसे हरा भी नहीं सकता था। उसकी आंखें दुष्टता से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि आखिरकार विकर सिर्फ एक दयनीय इंसान था जो चमत्कार होने का इंतजार कर रहा था। चमत्कार शब्द सुनते ही विकर सोचने लगा और कुछ ही देर बाद उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और राक्षस के सींग पकड़ लिए। यह देखकर सायरे की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। विकर ने अपने दांत कस कर भींचे और कहा कि उसे यह आवाज अच्छी लगी। सायरे का ध्यान उस पर केंद्रित था और वह सदमे में जाने से खुद को रोक नहीं पाई। इससे पहले कि वह एक और सांस ले पाती, विकर ने उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारा। मुक्का इतना जोरदार था कि सायरे का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें डर से चमकने लगीं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। विकर ने राक्षस के सिर पर फिर से मुक्का मारा, अपने दांत भींचे और पूछा कि क्या कैमस मॉर्ग उसे सुन सकता है। शेर ने अपना पंजा विकर की छाती में फंसा रखा था। हमारे लड़के ने राक्षस के सींगों को कसकर पकड़ लिया और कहा कि उसके लिए इस राक्षस को काटना और उन सभी को अकेले बचाना मुश्किल था। विकर की आवाज तब तक गूंजती रही जब तक कि वह कैमस मॉर्ग तक नहीं पहुंच गई, जो राक्षस के अंदर सो रहा था। हमारे लड़के ने उससे अनुबंध का विरोध करने की विनती की, क्योंकि राक्षस के साथ उसका अनुबंध, जो उसकी आत्मा को बांध रहा था, पूर्ण नहीं था। उसे भरोसा था कि वह ऐसा कर सकती है क्योंकि वह जादू में कुशल थी। कैमस मॉर्ग, जिसका शरीर बंधा हुआ था, नहीं जागा। विकर ने खुलासा किया कि उसकी आत्मा फिर से जाने के लिए उसके भुगतान को जला देगी, अनुबंध के अनुसार, लेकिन वह उसी क्षण सायरे को मारने जा रहा था। दृढ़ निश्चय से चमकती आंखों के साथ विकार चिल्लाने लगा, कसम खाते हुए कि वे दोनों मिलकर चमत्कार करने जा रहे हैं। सायरे का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें क्रोध में चौड़ी हो गईं। क्रोध से भरकर उसने अपना पंजा विकार की छाती से बाहर निकाला और उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका शरीर उड़ गया। हमारे लड़के का शरीर जमीन पर उछलने लगा जब तक कि वह दूसरी मूर्तियों से टकरा नहीं गया।
विकार जमीन पर उतरा और उसने विकार को एक मरे हुए सैनिक में बदलने का फैसला किया। उसने 9वीं और 10वीं लाश को छिपाने और मानवता को नष्ट करने के लिए उसे काम करने के लिए मजबूर करने की कसम खाई। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हमारे लड़के की ओर चलने लगी। विकार भी जमीन पर उतरा और अपना हाथ उस पर रख दिया। वह खड़ा हो गया और जब वह अपनी छाती से खून पोंछ रहा था तो उसने उसे मारने की कसम खाई। विकर जमीन पर नजर डालने लगा और खुद को उस पत्र की कल्पना करने से रोक नहीं पाया जो उसे मिला था। उसके लिए यह सोचना अजीब था कि उस पत्र की सामग्री, जिसे वह अविश्वसनीय मानता था, अब उसकी एकमात्र उम्मीद होगी। घावों से भरे शरीर के साथ विकर ने अपनी तलवार खींची और राक्षस की ओर चलना शुरू कर दिया। हमारे लड़के का ध्यान ह्यूगो की मूर्ति पर लगा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ह्यूगो लेबास्करविले इस जीवन में उसकी मदद करेगा। राक्षस सायरे ने अपना असली रूप दिखाया। एक उग्र नजर से उसने अपनी दरांती निकाली और विकर को मरने का आदेश दिया। विकर उसे गौर से देखने लगा, अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह तलवारबाज बन जाएगा। विकर सायरे को देख सकता था जो राक्षस की तीसरी आंख के अंदर बंधी हुई थी। वह उसे ध्यान से देखने लगा, उसकी रक्षा करने की कसम खा रहा था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।